हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमरीश यादव, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम पहले लेक्चर में लेके आएंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने चैप्टर 1 यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये पहले लेक्चर में आपको बहुविकल्पी से संबंधित और इसके अलावा हो सकता है कि और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसमें। तो चलिए देर ना करते हुए जुड़ जाइए, क्योंकि हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख लिया है, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? निभाग या नाभिका या केंद्रक या माइक्रोपाइला। ठीक, तो ना तो निभाग होगा, ना तो केंद्रक होगा और ना तो माइक्रोपाइला होता है। ठीक है, जो बीजांड क्या बोलते हैं, जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है वह होता है आपका नाभिका या हाइलम। हम आपको बुक में दिखाना चाहते हैं। देखिए इधर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें एक फिगर दिखाई दे रहा है। फिगर में ये जगह है जिसे आप क्या कह रहे हो? हाइलम। इसी जगह को बोला जाता है हाइलम या फिर नाभिका। तो बीजांड वृंत इसी से जुड़ता होता है। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। आप जरा इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। तो देखिए, 14 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है, यानी 23 में ना पूछा है तो हो सकता है 24 में पूछ सकता है। तो द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है? तो द्विनिषेचन की क्रिया हमेशा होती है आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधे उसे कहते हैं जिसका फल क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि टैपिटम परत का कार्य होता है। आप सामने देख पा रहे हैं कि 22 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो टैपिटम का कार्य क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, परागकणों को नष्ट करना, अंथस्थेलियम का निर्माण, परागकणों का निर्माण और ये परागकणों का पोषण। तो इसमें ना तो परागकणों को नष्ट करता है, ना तो अंथस्थेलियम का निर्माण करता है और ना ही परागकणों का निर्माण करता है। तो केवल और केवल परागकणों को पोषण देने का काम करता है। कौन? तो टेपिटम। टेपिटम हमेशा परागकणों को पोषण देने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो लिखा है, सेल्विया में परागण होता है। तो सेल्विया, आप अगर आप पुष्प के बारे में पढ़ रहे हो तो यह भी कोई न कोई पादप या पुष्प ही होगा। ठीक, तो सेल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? जल के द्वारा, कि वायु के द्वारा, कि कीट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सेल्विया में परागण होता है कीटों के द्वारा। आप जरा इस क्वेश्चन पर गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2019 में पूछा गया ये। ठीक, आगे चलिए। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी। तो साफ साफ यहाँ पर देखिए लिखा है, राम उदार, BN प्रसाद और PN मेहरा, और जो लास्ट वाला लिखा है प्रो माहेश्वरी। तो इसमें प्रो माहेश्वरी साहब ने ये क्या किया है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के खोज की है। ठीक, देखिए 2017 और 2019 में भी ये पूछा गया है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 अगला लिखा है, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है? यानी यन, अगुणित को बोलते हैं यन और द्विगुणित को बोलते हैं 2n। अगर त्रिगुणित आ जाए तो 3n बोला जाता है उसको। पूछा गया है 2020 में। तो क्या फिर एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है? एक लिखा है जड़, एक लिखा है पत्ती, एक लिखा है नर युग्मक और दूसरा लिखा है युग्मनज। तो ना तो जड़ होगा और ना ही पत्ती होगी और ना ही युग्मनज होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा नर युग्मक, यानी नर युग्मक ही क्या होता है? अगुणित अवस्था में होता है। ठीक, आगे आइए, लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है?
तो कीट परागण एक लिखा है गुड़हल, एक लिखा अंजीर, एक लिखा गेहूं और एक लिखा हाइड्रिला। तो आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो कीट परागण की बात कर रहा है। तो कीट परागण हमेशा अंजीर के पौधे में ही होता है, यानी जो अंजीर होता है, ये ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ये पूछा गया है 2020 में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है, ठीक। चलिए इसको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1 में लिखा है कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, पूछा है 2015 से लेके, ठीक, 19, 20, 23 लगातार कई साल तक पूछा है। कहा क्या है क्वेश्चन में कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो चलिए बड़ा ही शॉर्ट आंसर है इसका। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक। क्या बोला है, 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। यानी चित्र बना के उसका नाम लिखना है। जरा क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। लिखा है देखिए 2015, 17, 18, 19, 23 यानी कई साल पूछा है, ठीक। तो आप जस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे जस्ट बगल में, ठीक, बगल में आप देख पा रहे होंगे क्या बनाया गया है, परिपक्व पराग कोश का अनुप्रस्थ काट बनाया गया है। जो कि उसमें क्या कह दिया हुआ है, उसमें दिया होगा एक साइड में स्टोमियम दिया होगा और फिर दिया होगा एंडोथेसियम करके दिया होगा, और बाहरी त्वचा होती है जो क्या होती है उसमें एपिडर्मिस होती है, और साथ साथ में एक साइड पर दिया है पोलन ग्रेन यानी पराग कणे के दाने दिए हैं, और जस्ट उसके नीचे लिखा होगा म्यूचुअर एंथर यानी पराग कण जो विकसित हो चुका है उसकी बात की है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका फिगर बना के जो देखिए ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसका फिगर बना के आपको नाम लिख देना है, बस काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सतुरा नामांकित चित्र बनाइए। ये भी जरा क्वेश्चन को देखिए कितने साल 15, 17, 18, 19 और 23 में भी पूछा गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी बीजांड के चित्र बनाना है और उसका नामांकित भी करना है। तो चलिए देखिए इसको भी हम बता देते हैं। आप जस्ट देख पा रहे होंगे कि हमारे बगल में ही लगा होगा एक फिगर। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और एक बार बनाने का प्रयास कीजिए और नाम भी लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे ऊपर जो लिखा होगा हाइलम लिखा होगा, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो फनिकल लिखा होगा, फनिकल के नीचे आएंगे तो बीजांड द्वार लिखा होगा, बीजांड द्वार के नीचे आएंगे तो बीजांड द्वारी सिरा, उसके बाद जो होता है बाहर का तो आवरण जो होता है वह बाह्य आवरण ही है, उसके बाद अंदर का आएंगे तो अंतः आवरण है। अब बाकी जो उसके सबसे अंदर होता है बीजांड काय होता है, और बाकी उसके जो सबसे अंदर होता है भ्रूण कोश होता है। और इन भ्रूण कोश के जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या इसे आप बोल सकते हो कैलेजल सिरा या निभागी सिरा। तो आप कुछ नहीं करोगे, बस एक साफ सुथरा फिगर बनाओगे और जितना नाम दिया है उतना नाम लिख लोगे। तो कैसे होगा, एक हाथ 2 बार प्रयास करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आम के फल की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए क्वेश्चन को 2019, 20, 23 यानी ये भी 2-3 साल पूछा है। तो इसमें भी क्या करना है, चित्र ही बनाना है। तो इसमें भी क्या करिए, आप तैयार हो जाइए और देखिए जस्ट हमारे बगल में स्क्रीन पर भी इसका भी फोटो लगा है। आप इस फोटो को ध्यान से ज़रा देखिए और एक बार बनाने का प्रयास करिए। देखेंगे तो आम का क्या बनाया होगा, खड़ी काट का चित्र बनाया होगा। तो जो लिखा है सबसे बाहर
लिखा है इसमें, क्या लिखा हुआ, यही लिखा हुआ कि एपिकार्प। एपिकार्प का मतलब बाह्य भित्ति, यानी जो आम के सबसे बाहर का भित्ति होता है। ठीक, जस्ट उसके थोड़ा अंदर आएंगे तो क्या लिखा हुआ, वहाँ पर मीजोकार्प लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। मीजोकार्प का मतलब मध्य फल भित्ति होता है। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे सीड दिखाई देगा, यानी जो आम का जो बीज होता है उसको लिखना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो बीजों के पास होता है एंडोकार्प, यानी अंत फल भित्ति आप इसे कह सकते हैं। तो इसे भी क्या करिएगा, 1 या 2 बार पहले बनाइएगा, ये अपने आप भी तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, कितना साल, 3-4 साल लगातार पूछा, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक, त्रिसंलयन होता क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए लिखा क्या है। देखिए लिखा है, पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा क्या करता है, नर केंद्रक के भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक, यानी जो द्विगुणित अवस्था में होता है उससे संयोजन करके द्वितीयक केंद्रक में जो 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। यानी कह रहा है कि जो पराग कण से जो नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकेंड निकलते हैं, ठीक, और ये दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, लेकिन जो मादा यानी मादा भाग से जो निकलता है, अंडाशय से जो निकलता है, एक होता है अंडक और एक होता है द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रिका। जो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रिका होता है 2n होता है, तो दूसरा वाला उससे क्या करता है, संलयन करके त्रिगुणित बना लेता है। तो वही क्या है, केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। दोस्तों अभी इस वाले क्वेश्चन को हम ये सारा समझा लेने के बाद एक बार और थोड़ा अपने तरीके से समझाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन को, त्रिसंलयन वाले को। चलिए फिलहाल आगे देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए यानी असंग जनता क्या होता है और अनिषेक फल क्या अनिषेक फलन क्या होता है। देखिए 18, 20, 21, 23 लगातार पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं असंग जनता। ठीक, असंग जनता में देखिए हम पॉइंट वाइज की करके लिखे हैं, क्योंकि देखिए ये लाइन जो है एनसीईआरटी से ही हम पकड़े हैं। ठीक, लिखा है कुछ पुष्पी पादपों में जैसे कि एस्टेंसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। देखिए जो क्या बोलते हैं, बिना निषेचन के ही क्या करते हैं, अपना जनन करते हैं, ठीक है ना, अपना विकास करते हैं, वही क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 2 इसी में ही लिखिएगा, असंग जनन अलिंगी प्रजनन है, यानी आप कह सकते हो कि ये अलिंगी होता है। ठीक, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन मतलब देखिए यहाँ पर भी कह रहा है कि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन के परिणाम स्वरूप होते हैं, यानी अधिकतर से अधिकतर प्रजातियों में पहले निषेचन होता है तब जाके फल बनता होगा। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, यानी निषेचन होता नहीं है लेकिन फिर भी फल विकसित हो जाता है। तो क्या लिखा है, फल, हाँ, प्रजातियां भी है जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक फल जनता कहते हैं। अगर उदाहरण देखेंगे तो सबसे बेस्ट उदाहरण होता है केला और नाशपाती, जो बिना निषेचन के ही विकसित होते हैं। ठीक, देखिए जैसे आगे क्या लिखा है, एक और पॉइंट लिखे हैं, अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से
प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। यानी यही कह रहा है कि इस प्रकार के जो फल होते हैं उन्हें वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से, यानी हम चाहेंगे तो वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करके इनकी विकसित को और बढ़ा सकते हैं, इनकी विभाजन की दर को और बढ़ा सकते हैं। जल्दी आप देखेंगे केला में केमिकल मिला के पका दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसा फल होता है जिन्हें क्या करते हैं, एक बाहर से कोई हार्मोन आर्टिफिशियल हार्मोन डाल देते हैं, वह जल्दी से विकसित हो जाता है। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, यानी इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाया जाता है। आप केला में देखेंगे बीज नहीं पाया जाएगा, नाशपाती में भी देखेंगे बीज नहीं पाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, जो एक बचा था हम आपको थोड़ा मिटा के बताते हैं। यहाँ पर ये त्रिसंलयन का चार्ट कैसे बताते हैं, तो अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। उसको बताने के से पहले आपको ये मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले ये करेंगे, जो होता है पराग कण जो होता है, दो प्रकार के नर युग्मक निकलता है। यानी ये हो गया नर युग्मक फर्स्ट और ये हो गया आपका नर युग्मक सेकेंड। ठीक, अब जो चलते हैं अंडाशय के पास आते हैं। यानी जो अंडाशय यानी जो अंडक होता है, ये क्या करता है, ये अंडक यानी हम कह देंगे कि एक अंडक होता है जो ये भी अगुणित अवस्था में ही होता है, और बाकी जो दो इसे कहते हैं, इसे द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका। ठीक, हमेशा ये द्विगुणित अवस्था में ही होती है। वही लिखा गया यहाँ पर, देखिए द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका जो होती है हमेशा द्विगुणित अवस्था में होती है। यानी यही कह रहा है कि परागकण से एक नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक सेकेंड, एक अंडाशय से एक अंडक जो भी अगुणित अवस्था में और एक द्विगुणित अवस्था में होती है, जो द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका कहलाती है। कह रहा है कि नर युग्मक फर्स्ट ये भी अगुणित रहेगा और ये भी अगुणित रहेगा। तो नर युग्मक फर्स्ट जो होता है ये अंडक से क्या करता है, निषेचन करता है। ठीक, इससे करेगा निषेचन। ठीक, और जब ये निषेचन करता है तो आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीधे बना लेते हैं द्विगुणित अवस्था। यानी जो युग्मनज हो जाता है, बन जाता है इन लोगों का। ठीक, युग्मनज। और आगे देखेंगे आप कि जो ये नर युग्मक सेकेंड है, ठीक है ना, ये अभी बचा हुआ है, तो ये अगुणित अवस्था में है और द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका जो है द्विगुणित अवस्था में है। तो ये करता है इससे निषेचन करके आप देख पा रहे होंगे ये अगुणित है, ये द्विगुणित है, ये दोनों मिलके त्रिगुणित बनाते हैं। इससे बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या काम करता है, तो जो युग्मनज बना हुआ है जाइगोट, आगे चल के ये जो भ्रूण बनता है और भ्रूण बन के जो जिस चीज़ का विकास होता होगा, भ्रूणपोष हमेशा इसको क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। यही कहलाता है त्रिसंलयन। यहाँ पर देख पा रहे होंगे त्रिगुणित अवस्था है जिसे हम कहेंगे त्रिसंलयन। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी बने रहिएगा हमारे चैनल पर, अभी बहुत सारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ठीक है ना, जो बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, इसे आप यहां से तैयार करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।